हाँ तो नमस्कार साथियों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे महाराणा सांगा को। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा, जिनका सही नाम था संग्राम सिंह। पंद्रह सौ 9 से 1528। देखिए हुआ क्या, महाराणा संग्राम सिंह जो है वो रायमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इनके पिताजी का नाम था रायमल। ये वही रायमल थे जिनका विवाह श्रृंगार देवी से हुआ था, ठीक है। और रायमल के 4 पुत्र थे। एक राणा जो है वो सांगा या कुंवर संग्राम सिंह, दूसरे थे पृथ्वीराज, तीसरे थे जयमल और चौथे थे राज सिंह। ये 4 पुत्र थे महाराणा सांगा रायमल के। अब इन चारों के बीच में ये चारों के चारों ही मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे। तो कहते हैं कि एक बार ये चारों जो है, एक गांव पड़ता है भीमल गांव। ये गांव का नाम आपको याद रखना है, भीमल गांव। इस भीमल गांव में कोई चारण पुजारिन थी। ठीक है, चारण जाति की कोई महिला थी जो पुजारिन थी, भविष्य बताती थी। तो ये चारों के चारों अपना भविष्य जानने के लिए इस भीमल गांव में चले गए और वहां जाके उन्होंने माताजी से अपना भविष्य पूछा कि मेवाड़ का भावी सम्राट कौन होगा। संजोग देखिए कि वहां क्या हुआ कि ये जो तीनों थे, ये पहले गए थे तो वहाँ जो आसन लगे हुए थे वो आसन पे बैठ गए, लेकिन संग्राम सिंह जो है उनको कोई जगह नहीं मिली तो ये नीचे बैठे हुए थे। ये बात जो पुजारिन थी उसको बहुत पसंद आई और उसने ये कहा कि मेवाड़ का जो भावी सम्राट है वो कौन बनेगा? सांगा बनेगा। बस ये बात सुनते ये तीनों के तीनों भाई जो है वो सांगा पे टूट पड़े और तलवार से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख फूट गई। लेकिन जैसे तैसे सांगा वहां से बच के भाग गया। और यहाँ आपको एक नाम याद रखना है कि सांगा को बचाने में किसका योगदान था, तो वो नाम था करमचंद पंवार। और ये कहाँ का रहने वाला था? अजमेर का रहने वाला था। करमचंद पंवार था अजमेर का, ठीक है। इसको कहते हैं सांगा के अज्ञातवास का संरक्षण। सांगा के अज्ञातवास का संरक्षक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और इस तरह से सांगा बच के और यहाँ से निकल गया। कुछ समय बाद में परिस्थितियां पलटी और एक एक करके इन तीनों की मौत हो गई और एकमात्र मेवाड़ का जो ये कह सकते हैं राजकुमार जो है वो कौन बच गया? सांगा बच गया। और 1509 ईस्वी में सांगा जो है वो रायमल की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब देखिए मेवाड़ की गद्दी पे बैठने के बाद में क्या क्या हुआ। ये चित्तौड़ था यहाँ पे। और देखिए जब सांगा शासक बना तब यहाँ दिल्ली, यहाँ मालवा और यहाँ गुजरात, ये इसके पड़ोसी थे। सबसे पहले दिल्ली की बात अपन करेंगे। दिल्ली का जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है। और मालवा का में एक शासक था नासिरुद्दीन। जब सांगा शासक बना तो मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। पहले मालवा को लेते अपन। नासिरुद्दीन था, लेकिन नासिरुद्दीन जब मालवा का शासक था 1517 ईस्वी में इसकी नासिरुद्दीन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई मालवा के शासक की।
और इसकी मृत्यु के बाद में वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए, शासन के लिए जंग छिड़ गई। तो एक आदमी था महमूद खिलजी द्वितीय। देखिए महमूद खिलजी प्रथम जो था वो राणा कुंभा का समकालीन था, ये था द्वितीय। ये यहाँ का शासक बन गया नासिरुद्दीन के बाद में। और किसकी सहायता से बना, वो नाम आपको याद रखना है, मेदिनी राय। और ये जो मेदिनी राय था वो चंदेरी का शासक था। इस मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी मालवा का शासक बन गया, महमूद खिलजी द्वितीय। किसकी सहायता से, मेदिनी राय की। आपको नाम याद रखना है, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बदली कि ये जो मेदिनी राय है इसने इस महमूद खिलजी को दबाना शुरू कर दिया और वो स्वच्छंद व्यवहार करने लगा, जैसे यहाँ का राजा ये नहीं होकर ये हो। और इस बात से महमूद खिलजी बड़ा अप्रसन्न हुआ और अप्रसन्न होकर उसने मेदिनी राय को रास्ते से हटाने का निश्चय किया। और महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था वो आ गया गुजरात की शरण में, और इस गुजरात के शासक की इसने सहायता ली और इसकी सहायता से इसने मेदिनी राय को हरा दिया। किसने, महमूद खिलजी ने। किसकी सहायता दी, गुजरात की। और हराया किसको, मेदिनी राय को। जैसे ही मेदिनी राय हरा, सीधा दौड़ता मेदिनी राय आ गया किसके शरण में, महाराणा संग्राम सिंह या सांगा की शरण में आ गया। ठीक है, यहाँ से मेदिनी राय आ गया सांगा के पास, क्योंकि खिलजी ने गुजरात के साथ मिलकर इसको हरा दिया था। बात 1518-19 की है। यहाँ एक जगह पड़ती है अपने झालावाड़, और झालावाड़ में है गागरोन। इधर से सांगा चले, इधर से खिलजी आया, और ये गागरोन का क्या हुआ, युद्ध। कहीं 1518 मिलता, कहीं 19 मिलता, अलग अलग तारीखें मिलती है। ठीक है, तो गागरोन का युद्ध हुआ मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में, और सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को क्या कर दिया, इसको हरा दिया। और ना सिर्फ हराया बल्कि इसको बंदी बना लिया और 6 माह तक अपने यहाँ बंदी बना के रखा, और उसके बाद उसको वापस राज्य लौटा दिया। तो ये इतिहास में एकमात्र उदाहरण मिलता है जब किसी शासक ने किसी के को 6 महीने तक बंदी बनाया और उसके बाद में उसको उसका राज्य वापस लौटा दिया। तो ये तो हो गया गागरोन का युद्ध। ये याद रखना, मेदिनी राय के कारण हुआ सांगा और खिलजी के बीच में। अब दूसरा ही देखते हैं। अब देखिए उसके बाद में दूसरा शासक कौन बचा सांगा के सामने, इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का शासक था। इसने सांगा पे आक्रमण करने का निश्चय लिया। 1517 ईस्वी में इधर से ये चला और इधर से सांगा चला। यहाँ बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है खातौली, जो कहाँ पड़ती है, बूंदी में। 1517 ईस्वी में दोनों की भी आपस में लड़ाई हुई। किसमें, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी की। और महाराणा सांगा ने दिल्ली के शासक को परास्त कर दिया, और इसमें क्या हुआ, सांगा विजयी रहा। ठीक है, फिर दोबारा इसने प्रयास किया, इब्राहिम लोदी फिर आया, और यहाँ धौलपुर के पास में एक जगह पड़ती है बाड़ी, जहाँ पे हुआ बाड़ी का युद्ध। यह भी 1517 में ही हुआ, और वही इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ, और इसमें भी सांगा विजयी रहा। इसमें भी जीत किसकी हुई, सांगा की। देखिए खातौली का जीता, बाड़ी का जीता, और गागरोन का, सारे युद्ध जो है वो सांगा जीत रहा है। ठीक है, आपको याद रखना, इस बाड़ी के युद्ध में इसके 2 सेनापति थे, उनके नाम याद रखने हैं। मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ मक्खन, ये 2 सेनापति थे किसके, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के, जिसको महाराणा सांगा ने परास्त किया था। ठीक है, और इसके बाद में
2 युद्धों में हारने के बाद में इब्राहिम लोदी वापस नहीं आया और उसके बाद में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया। दिल्ली की जो गद्दी थी उसके ऊपर मुगल वंश का शासन स्थापित हो गया और शासक बन गया वहाँ का कौन? बाबर। दिल्ली का में किसका शासन आ गया? बाबर का। अब देखिए, बाबर दिल्ली का शासक बन गया और सांगा मेवाड़ का शासक। क्योंकि उस समय सारी शक्ति जो है वो मेवाड़ की तरफ थी, तो बाबर को भारत में रहना है तो उसको मेवाड़ जीतना जरूरी था और इसलिए बाबर जो है उसने मेवाड़ को जीतने का निश्चय किया। सबसे पहले बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया, इधर से सांगा चला और इधर से बाबर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर के पास एक युद्ध हुआ, रणथंभौर के आसपास का युद्ध है। उनकी जो पहली जो भिड़ंत हुई ना, उसमें दोनों में संधि हो गई और एक जगह का नाम आपको याद रखना, पीलिया खाल। ये सीमा निर्धारित कर दी गई, मेवाड़ की सीमा निर्धारित कर दी गई। कहाँ तक? पीलिया खाल नामक जगह तक। ये जगह का नाम याद रखना, पीलिया खाल नामक जगह तक मेवाड़ की सीमा निर्धारित कर दी गई और इस तरह से पहला युद्ध इनके बीच में संधि के साथ समाप्त हो गया। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक ये संधि नहीं रह सकी और बहुत जल्द बाबर दोबारा वापस आया और यहाँ पे भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं खानवा, और उसके बाद में खानवा का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? सांगा और बाबर के बीच में हुआ। आपको तारीख याद रखनी है, 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। अब सबसे बड़ी फैक्ट बात आपको क्या याद रखनी कि ये खानवा पड़ता कहाँ है? भरतपुर जो जिला है उसके अंदर तहसील है रूपवास। इस रूपवास तहसील के अंदर ये पड़ता है। आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि खानवा कहाँ है, तो भरतपुर तहसील में, भरतपुर जिले में रूपवास तहसील के अंदर खानवा आता है, जहाँ 17 मार्च 1527 को इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब देखिए, युद्ध हुआ, युद्ध से पहले सांगा ने क्या किया? पाती पर्वन किया था। आपको याद रखना है क्या किया था सांगा ने? पाती पर्वन। पाती पर्वन क्या कहते हैं? सभी जो राजपूत शासक थे उनको संगठित होकर मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो इतिहास में पाती पर्वन किसने किया? ये चीज़ अगर आती है तो वो महाराणा सांगा ने किया था। और कहते हैं कि इनके साथ में इस युद्ध के अंदर 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 सरदार लड़े। ये आपको याद रखना है, 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 सरदार जो है वो सांगा के साथ इस खानवा के युद्ध में लड़े थे। ठीक है, शुरू में सांगा का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बाबर ने एक चीज़ अपनाई। बाबर ने किसका उपयोग किया? बाबर ने तोप खाने का उपयोग किया और तोप खाने की एक पद्धति अपनाई जिसको कहते हैं तुलुगुमा पद्धति। आपको ये नाम याद रखना है, भारत में पहली बार इसको अपनाया गया था बाबर के द्वारा, तुलुगुमा पद्धति। इस तुलुगुमा पद्धति के कारण राजपूत जो हैं वो खानवा के युद्ध में हारे। तुलुगुमा पद्धति के कारण खानवा के युद्ध में हारे, बाबर ने जो तोप खाने का प्रयोग किया था उसके कारण। और ये जो है इनका हेड था मुस्तफ़ा अली। तुलुगुमा पद्धति यानी उसका मुख्य जो तोपची जो था ना वो मुस्तफ़ा अली था। तो इस पद्धति का प्रयोग खानवा के युद्ध में किया। किस में किया गया? खानवा के युद्ध में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफ़ा अली। और इसी पद्धति के कारण खानवा के युद्ध के अंदर राजपूतों की पराजय हुई। राणा सांगा जो है वो अंत तक लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब वो लड़ते लड़ते मतलब ये इसी स्थिति में पहुंच गए कि अब उन पे दबाव बढ़ गया, तो झाला अज्जा
काठियावाड़ के थे ये, काठियावाड़ के शासक थे राज सिंह, उनके पुत्र थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे। काठियावाड़ के राज सिंह के पुत्र थे झाला अज्जा। इन्होंने इनका मुकुट खींचा, स्वयं ले लिया, जिससे सेना का दबाव इन पे हो गया और 2 लोग इनको यहाँ से निकाल के लेके आ गए। देखिए वो लोग कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है। एक तो राव मालदेव और एक पृथ्वीराज कछवा है। ये 2 लोग जो थे ना, ये दोनों महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से निकाल के लेके आ गए और लेके ये इनको कहाँ लेके गए, राणा सांगा को ये लेके गए इनको बसवा। और बसवा कहाँ पड़ता है, दौसा में, दौसा में पड़ता है बसवा, जहाँ महाराणा सांगा को राव मालदेव जो मारवाड़ के थे और पृथ्वीराज कछवा कहाँ का था, आमेर का, दोनों के दोनों लेकर गए। और यहाँ से इन्होंने महाराणा सांगा को निकाल के दौसा लेके गए। कहते हैं जब महाराणा सांगा को होश आया तो उन्होंने कहा कि वो वापस युद्ध भूमि में जाना चाहते हैं। बार बार सरदारों ने उनको मनाया। अंत में मध्य प्रदेश में यहाँ एक जगह है कालपी, जगह का नाम क्या है, कालपी। यहाँ सांगा को जहर दे दिया गया। कालपी नामक जगह पे सांगा को जहर दे दिया गया। उसके सरदारों के द्वारा क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये बार बार वापस युद्ध की बात कर रहे थे, जबकि मेवाड़ के पास उतनी शक्ति अभी नहीं थी। तो कालपी में इनको जहर दे दिया गया और इसके साथ ही महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई, जो है वो 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। और सांगा का जो सांगा की छतरी जो है ना, वो बनी हुई है मांडलगढ़ में। कहाँ बनी हुई है, मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गया सांगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला नाम है अपना उदय सिंह। पंद्रह सौ 37 से 1572। अब देखिए उदय सिंह को पढ़ने से पहले अपन शॉर्ट में 2-3 नाम पढ़ते हैं। देखिए सांगा था, उसको आपने पढ़ा। सांगा के बाद में यहाँ शासक, एक मिनट, सांगा के बाद में यहाँ का शासक जो है वो रतन सिंह बना, लेकिन रतन सिंह की भी शीघ्र मृत्यु हो गई। उसके बाद में विक्रमादित्य यहाँ के शासक बने। देखिए विक्रमादित्य के समय क्या हुआ कि 1534 ईस्वी में, विक्रमादित्य के समय 1534 ईस्वी की बात है, गुजरात के, सबसे पहले तो गुजरात के शासक ने आक्रमण किया। ठीक है, सबसे पहले गुजरात के शासक ने आक्रमण किया। और ये जो गुजरात के शासक का आक्रमण था, इस समय महारानी थी कर्मावती, महारानी कर्मावती। इसने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने भेजी थी राखी, कर्मावती ने भेजी थी, मेवाड़ की रानी थी। किसको, हुमायूं को, गुजरात के शासक के विरुद्ध। लेकिन हुमायूं समय पे नहीं पहुंच सका, मजबूरन जो है वो महिलाओं को इनके नेतृत्व में क्या करना पड़ा, साका करना पड़ा 1534 ईस्वी। और ये मेवाड़ का दूसरा साका था, मेवाड़ का दूसरा साका था 1534 ईस्वी में।
कर्मावती के नेतृत्व में होता है। एक बात तो इस टाइम की ये है। दूसरी इस टाइम की ये है कि विक्रमादित्य के समय एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। ठीक है, इसने पहले विक्रमादित्य की हत्या कर दी और फिर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को मारने के लिए चला। आपको अच्छी तरह से पता है पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का त्याग करके जो है वो उदय सिंह को बचाया और उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर कहाँ ले आया गया? कुंभलगढ़। ये नाम याद रखना क्योंकि ये पूछते हैं कई बार कि उदय सिंह को पन्ना जो है वो बचा के लाई थी, तो चित्तौड़ से निकाल के वो उसको कहाँ लेके आई? कुंभलगढ़ लेके आई। कुंभलगढ़ में ही इसका पालन पोषण हुआ और यहीं से अपन उदय सिंह को पढ़ते हैं। 1537 ईस्वी में इसका जो है वो कुंभलगढ़ में ही राज्याभिषेक कर दिया गया। अब आगे देखिए, अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले 1537 में ये बना, तो इसका जो विरोधी कौन था? इसका विरोधी एक ही था, बनवीर और उदय सिंह, जिसको अपन अभी पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को जो यहाँ हुआ और उसको कहते हैं मावली का युद्ध। मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1540 ईस्वी में ये मावली का युद्ध हुआ। इसमें उदय सिंह ने क्या किया? इस बनवीर की हत्या कर दी और विक्रमादित्य की हत्या का बदला ले लिया और इस तरह से चित्तौड़ का शासक अब वापस कौन बन गया? उदय सिंह जी बन गए। ठीक है, 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध। और मावली वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उदयपुर जिले में पड़ता है। वहाँ महाराणा उदय सिंह जो थे उन्होंने बनवीर को मारकर वापस चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है इनकी उदय सिंह की कि देखिए जब ये हो गया उसके बाद में इन्होंने 1559 ईस्वी में एक नगर बसाया और उस नगर का नाम था उदयपुर, जो वर्तमान अपना उदयपुर है। उस उदयपुर की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने। और किसके नाम पे? खुद के नाम पे। उदय सिंह ने क्या बसाया? उदयपुर नामक नगर बसा दिया। ठीक है, दो चीज़ें होगी और एक तीसरी चीज़ और उदय सिंह की, उसके बाद में उदय सिंह जी पूरे। देखिए दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और दिल्ली का शासक बन गया कौन? अकबर। अकबर ने उदय सिंह जी पे आक्रमण किया। 1567-68 में चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। किसके द्वारा किया गया? अकबर द्वारा। 1567 ईस्वी में 67-68 ईस्वी में, एक मिनट, उदय सिंह जो हैं उन्होंने चित्तौड़ का जो सुरक्षा का भार है 2 लोगों को सौंपा और खुद जंगल में चले गए। अब ये 2 लोग कौन है? इनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, जयमल और फत्ता। इन दोनों को सुरक्षा का भार सौंप के उदय सिंह जंगलों में चले गए। अकबर ने आक्रमण किया। इन दोनों सरदारों ने अपनी सेना के साथ इतनी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी कि अकबर इनकी वीरता से मंत्रमुग्ध हो गया और वापस जाके, हालांकि अकबर इसमें जीता लेकिन इनकी वीरता से मंत्रमुग्ध होने के कारण वापस जाके जो आगरा का किला है उसके दरवाजे पे इनकी मूर्तियां लगवाई। ये याद रखना है कि किसकी मूर्तियां लगवाई गई थी? जयमल और फत्ता राठौड़ की, है ना। और किसने लगवाई? अकबर ने। क्यों? क्योंकि वो इनकी वीरता से बहुत मंत्रमुग्ध
हुआ। और इसी समय 24 फरवरी 1568, ये तारीख आपको याद रखनी, बहुत महत्वपूर्ण है मेवाड़ के इतिहास में। 24 फरवरी 1568 को जो है वो ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसी दिन इनकी पत्नी थी फूल कंवर। इस फूल कंवर के नेतृत्व में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ। मेवाड़ का तीसरा, फूल कंवर के नेतृत्व में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गए आपके उदय सिंह। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए महाराणा प्रताप। पंद्रह सौ 72 से 1597। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष किससे हुआ? अकबर से। जग जाहिर है, सबको पता है, ऐसे चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन ये चीज पूछी जा सकती है कि महाराणा प्रताप के पास जो है वो जो अकबर के द्वारा 4 दूत भेजे गए थे, उन चारों दूतों का क्रम बताइए या नाम बताइए, वो जो भी है वो पूछा जा सकता है। तो अपन को चारों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले जो आया था वो था जलाल खां कोची। ठीक है। दूसरा आदमी जो आया था वो था मान सिंह, जो आमेर का राजकुमार था। तीसरा जो आदमी आया था भगवान दास, मान सिंह का पिता। और सबसे अंत में आया था टोडरमल। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने इन चारों को जो है वो महाराणा के पास भेजा था। ये चारों आए और बात हुई। इसमें से सबसे रोचक बात मान सिंह के साथ होती है। एक जो पिछोला झील है उसकी पाल के ऊपर एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। जब मान सिंह आए तो बड़े भोज का आयोजन वहां पे किया गया। और इस भोज में राणा स्वयं नहीं आकर उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा। जब मान सिंह ने राणा के नहीं आने का कारण पूछा तो अमर सिंह ने यह कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन मान सिंह इस चीज़ को समझ गया कि मेवाड़ वाले आमेर वालों को नीचा समझते हैं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के साथ जो विवाह संबंध स्थापित किए हैं या उनकी अधीनता स्वीकार की है। तो ये क्रोध से उत्तेजित हो गया और वापस चला गया और जाते जाते इसको चेतावनी भी दे गया कि अब अपनी मुलाकात जो है वो युद्ध भूमि में ही होगी। और देखिए ये जो मान सिंह था वो मुख्य सेनापति बन के आया था किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है। तो अमर सिंह भी कम नहीं था, इसने भी कह दिया कि चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, युद्ध भूमि में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक नसीहत देता हूँ कि जब आप आओ ना युद्ध लड़ने के लिए तो अपने फूफा को भी साथ लेते आना। इसका फूफा कौन था? अकबर। उनको भी साथ लेना। इस तरह की कुछ बातें अपने को मिलती है। और एक ग्रंथ है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर नाम जो ग्रंथ है पंडित सदाशिव का लिखा हुआ, इस ग्रंथ ने यह माना है कि हल्दी घाटी के युद्ध का कारण ये भोज था। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि पंडित सदाशिव के राज रत्नाकर नामक ग्रंथ में ये चीज़ लिखी है कि हल्दी घाटी के युद्ध का एक जो कारण था वो क्या था? पिछोला झील पर दिया गया भोज था जिसमें अमर सिंह और मान सिंह के बीच में बहस हो गई थी। तो ये इन लोगों को उन्होंने भेजा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई। तो इसलिए 18 जून 1576 को एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। जिसको कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले तारीख याद है 18 जून 1576। ठीक है। अब इधर से जो है 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इधर
अकबर और इधर कौन था, महाराणा प्रताप, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ये जो युद्ध था, इस युद्ध की मुख्य विशेषता में आप देखेंगे तो हरावल की बात अगर अपन करेंगे, देखो सेना के दो भाग होते हैं, एक होता है हरावल जो आगे का भाग होता है, एक होता है चंदावल जो पीछे का भाग होता है। तो हरावल जो है अकबर की सेना का हरावल, यहाँ आप गलती करते हो, अकबर की सेना का हरावल सब लोग लिख देते हैं किसको, मान सिंह को, जबकि मान सिंह मुख्य सेनापति था, हरावल नहीं था, वो बीच में था। अकबर की सेना का हरावल था जगन्नाथ कछवा है। याद रखने वाली चीज यही है बस मेन इसमें, अकबर की सेना का हरावल था जगन्नाथ कछवा है, और महाराणा प्रताप की सेना का हरावल था हकीम का सूर, या हकीम का सूरी भी बोलते हैं। देखिए मुख्य सेनापति हमेशा बीच में होता है, क्यों, क्योंकि अग्रिम पंक्ति अगर पिछड़ती है, पीछे वाली पिछड़ती है तो उसको मैनेज कर सके। तो जो आगे थे वो जगन्नाथ कछवा था हरावल जो अकबर की सेना का था, और हकीम का सूर था वो महाराणा प्रताप की सेना का था। और ये जो हकीम का सूरी था वो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। अकबर की प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, वो कौन था, हकीम खां सूरी, और राणा सांगा के साथ था हसन खां मेवाती। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। देखिए ये दो एक सामान्य सी जानकारी होगी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। प्रथम पहर में जो है वो महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहा, और इन्होंने इतना खतरनाक आक्रमण किया कि अकबर की सेना दौड़ गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ गया उस खेल में। एक आदमी जिसका नाम था मेहतर खां, ये अकबर का सेनानायक था, इसने क्या किया कि दौड़ती हुई सेना के बीच में घोड़े पे बैठ के हाथ में झंडा लेके जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत अकबर स्वयं युद्ध मैदान में पधार चुके हैं, स्वयं जो है वो यहाँ आ गए हैं। और ये कहता है कि इस बात को सुनकर सेना में वापस जोश जगा और सेना वापस जो है वो लड़ने के लिए आ गई, जबकि ये बात झूठ थी, अकबर वहाँ नहीं आया था। लेकिन मेहतर खां ने चालबाजी के साथ सेना को वापस युद्ध भूमि में ले आया, और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय लड़ने के बाद में महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते घायल हो गए। ठीक है, और उसी समय झालाबीदा जो है, जब महाराणा प्रताप के प्राण संकट में दिखे तो झालाबीदा ने इनका मुकुट खींचा और वो स्वयं ओढ़ लिया, और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया, और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया, और इस छापामार युद्ध प्रणाली में उनका जो साथ देने वाला था वो पूंजा नामक भील सेनापति था। भीलों की मदद से इन्होंने मुगलों को हानि पहुंचाई और लगातार अपने लिए संघर्ष करते रहे, लगातार अपनी मातृभूमि के लिए वो लड़ते रहे। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसके कुछ उपनाम भी हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ उपनाम हैं। बनास का युद्ध या खमनौर का युद्ध। एक नाम है गोगुंदा का युद्ध, और एक नाम है आपका मेवाड़ की थर्मोपली। ये तीनों उपनाम और किसने दिए ये याद आपको रखने। सबसे पहले बनास का युद्ध है, खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। ठीक है, फिर गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा। ये जो बंदायूनी था वो अकबर का दरबारी कवि था, और इसने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। तो ये बंदा अब्दुल कादिर बंदायूनी नाम था उसका पूरा। और मेवाड़ की थर्मोपली कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ये तीन नाम जो है वो आपको याद रखने हैं कि किसने किस नाम से युद्ध को
पुकारा है। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में महाराणा जो है वो वापस अपनी सेना के लिए प्रयत्न करते रहे। अब एक आपको याद नाम हो रखना है, 3 अप्रैल 1578। 3 अप्रैल 1578 को 4 बार आक्रमण होने के बाद, इससे पहले 3 बार आक्रमण कर चुका था। एक सेनापति था अकबर का, शहबाज खां। शहबाज खां ने एक दुर्ग को जीता जिसको अब तक किसी ने नहीं जीता था, और उस दुर्ग का नाम था कुंभलगढ़ दुर्ग। ये आपको याद रखना है कि 3 अप्रैल 1578 को 4 बार आक्रमण कर, इससे पहले 3 बार और कर चुका था। शहबाज खां जो अकबर का सेनापति था उसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता, और ये जो दुर्ग था उस समय मानसिंह सोनीगरा के पास था। मानसिंह सोनीगरा के पास था, तो शहबाज खां ने मानसिंह सोनीगरा को परास्त किया, और इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई उस लड़ाई को कहते हैं सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध, और इस तरह से 1578 में इस पे अधिकार हो गया। अब उसके बाद में देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध आता है, दिवेर का युद्ध। दिवेर जो थी वो मुगलों की महत्वपूर्ण चौकी थी, और इस चौकी के ऊपर जो मुगल जो सेनापति था उसका नाम था शेरिमा सुल्तान खां। मुगल सेनापति का नाम था शेरिमा सुल्तान खां। ठीक है, इस शेरिमा सुल्तान खां को परास्त किया था 1582 में। किसने? अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था। इसने इसको क्या किया? परास्त किया और दिवेर पर अधिकार कर लिया। बस यहीं से जब दिवेर पर अधिकार हुआ, यहीं से महाराणा का विजय अभियान शुरू होता है। उसके बाद में एक एक करके महाराणा धीरे धीरे सबको जीतता गया। उसने अपनी राजधानी जो है वो उसके बाद में किसको बनाया? चावंड नामक जगह को राजधानी बनाया। चावंड को जो है वो अपनी जो पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ सेना पहुँच भी नहीं सकती, उसको महाराणा ने अपनी राजधानी बनाया। और ये जो युद्ध है दिवेर का युद्ध, उसको कर्नल टोड ने एक नाम दिया है, वो आपको याद रखना है। इसको कहा है इन्होंने मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी को तो क्या कहा? थर्मोपली। और इसको यहाँ इन्होंने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। और जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है उसके बारे में आप एक चीज और याद रखें। देखिए इसको हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? एक तो यहाँ जो घाटी सकरी घाटी है उसका जो मिट्टी है उस मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर महेंद्र भानावत हैं ये कुछ अलग बात करते हैं। ये कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में नवविवाहित महिलाएं जो इनके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, हल्दी लगी हुई थी, उन्होंने पुरुष वेश में लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के उन्होंने अपने प्राण गवाए, वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। ये किसने कहा? डॉक्टर महेंद्र भानावत ने कहा है ये अपनी बुक में। तो ये चीज़ भी आप याद रखना क्योंकि आरबीएससी में इन्होंने स्पष्ट इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं तो पूछ सकते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है और चावंड को उन्होंने राजधानी बना दिया। और इसके साथ उन्होंने एक जगह को अपना शास्त्रागार बनाया, मायरा की गुफा। ये जो थी ये मायरा की गुफा उदयपुर में पड़ती है और ये राणा प्रताप का शास्त्रागार था। मतलब यहाँ औजार रखते थे। और ये जो है ना वो करंट में बड़ी चर्चित है। मायरा की गुफा करंट में चर्चित है। क्यों चर्चित है उसका कारण है, आप ध्यान रखें कि 2021-22 के बजट में जो राजस्थान सरकार है इसने इसके जीर्णोद्धार के लिए 400 करोड़ रुपए का
प्रोविज़न किया, प्रावधान किया है। तो सरकार इसकी जो है ना वो रिनोवेशन करवा रही है। तो इसलिए ये चर्चा में भी है कि महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहाँ था, तो आपको याद रखना है मायरा की गुफा में था। अब ये हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया, 1582 से, यानी 1582 में कौन सा युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, वहाँ से लेकर 1597 तक, जब तक वो जीवित रहे, इन्होंने 2 जगह को छोड़ के बाकी सबको जीत लिया। वो 2 जगह याद रखने आपको, एक तो ये चित्तौड़ को नहीं जीत सके, चित्तौड़ पे मुगलों का ही अधिकार था, और एक जो है वो मांडलगढ़ को नहीं जीत सके। चित्तौड़ और मांडलगढ़, इन 2 जगह को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, चित्तौड़ और मांडलगढ़ 2 जगह को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 19 जनवरी 1597, ये तो तारीख है, ये याद रखनी है। ठीक है, 19 जनवरी 1597 को महाराणा की मृत्यु हो गई। अब वो मृत्यु कैसे हुई कि ये जो है वो तीर चढ़ा रहे थे और उसकी प्रत्यंचा टूटने के कारण उनके उससे कमान की चोट लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई 19 जनवरी 1597 को। लेकिन उन्होंने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब देखिए ये हो गया अपना महाराणा प्रताप। अब आगे चलते हैं। आगे है अमर सिंह। अमर सिंह सबसे पहले तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। पहली चीज तो ये है। ठीक है, और इनके समय की एक ही चीज में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अमर सिंह के समय 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हो गई। सोलह सौ 15 ईस्वी में क्या हुआ कि अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में शासक बना था जहांगीर। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होगी। इसने अपने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से हम युद्ध कर रहे हैं, हमें जो मेवाड़ है उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है, अब और लंबा युद्ध को नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि दिल्ली जो है उनके पास अभी भी संसाधन है। तो उन सब की बात मान के जहांगीर की 1615 में अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, और उस अधीनता की जो संधि हुई उसकी 2 शर्तें थी। पहली, करण सिंह जो अमर सिंह के पुत्र थे वो दिल्ली जाएंगे। ठीक है, दिल्ली दरबार में अमर सिंह को, प्रत्येक जो भी अधीनता स्वीकार करता उसको हाजिर होना पड़ता था, लेकिन इनके लिए छूट दी गई थी कि वो नहीं जाके उनके पुत्र करण सिंह जाएंगे। और दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है वो ये आती है कि करण सिंह के ये चित्तौड़ जो है, इस चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। 2 चीज़ें इस संधि के अंदर रखी गई। जहांगीर के साथ ये संधि हुई। देखिए इस संधि से महाराणा अमर सिंह इतने मतलब दुखी हो गए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये भी एक चीज़ है कि किस शासक ने संन्यास लिया था मेवाड़ के, राजनीति से, मुगलों से संधि से दुखी हो गए, तो वो थे अमर सिंह। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये हो गए अमर सिंह में इतने। अब आगे चलते हैं एक शासक और, राज सिंह। देखिए महाराणा राज सिंह जो थे, उन्होंने सबसे पहली चीज तो इन्होंने क्या किया कि राजसमंद की स्थापना की। और गोमती नदी को रोककर, यहाँ एक नदी बहती है गोमती नदी, इस गोमती नदी को रोककर इन्होंने क्या किया, एक झील बनाई, और उस झील का नाम भी क्या कर दिया, राजसमंद झील। और इसी के नाम पे जो है वो क्या कर दिया, राजसमंद भी हो गया। और ये 1667 ईस्वी के आसपास इन्होंने ये झील बना। इसी
झील की पाल पे एक 25 शिलालेखों पर एक 25 शिलालेख लिखवाए गए जिसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है कि राज प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है, तो वो राजसमंद झील की पाल पे लगी हुई है। 25 शिलालेख हैं, उनके ऊपर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास जो है वो खुदा हुआ है। ठीक है, और इसको लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, और लिखवाने वाले थे महाराणा राज सिंह। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो झील बनी थी वो अकाल राहत कार्य के तहत बनी थी। अकाल राहत कार्य, पहला अकाल राहत कार्य, बहुत बड़ा स्तर पे अकाल पड़ने पे इन्होंने ये झील बनवाई थी। पहली चीज़ तो इनकी ये मान लो आप। ठीक है, दूसरी क्या हुआ कि देखिए औरंगजेब शासक बना, कहाँ का, दिल्ली का। औरंगजेब कहाँ का शासक था, दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब की मारवाड़ के साथ थोड़ी बात बिगड़ गई। मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह जी, और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, पुत्र का नाम था अजीत सिंह। इस अजीत सिंह को औरंगजेब ने मारवाड़ का जो है वो शासक मानने से इनकार कर दिया, और अपन जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि अजीत सिंह की जगह इंदर सिंह के पोते को जो है वो वहाँ का शासक मान लिया और उसका टीका भेज दिया। तो इससे ये परेशान हो गए, ये नाराज हो गए, और इन्होंने दुर्गादास के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई के अंदर मारवाड़ का साथ दिया किसने, राज सिंह। और अभी जो 2 दिन पहले कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा भी गया है कि 18वीं सदी में जो है वो मेवाड़ मारवाड़ जो संगठबंधन हुआ उसमें मेवाड़ की तरफ से कौन था, तो मेवाड़ की तरफ से कौन थे, राज सिंह। दोनों ने मिलकर औरंगजेब को उनका सामना किया, और इनको मतलब ये कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने इसको अजीत सिंह का साथ दिया। तो एक इन्होंने ये काम किया। दूसरी चीज़ देखिए इनके समय क्या हुआ कि औरंगजेब जो था उसने जजिया कर लगा दिया। तो औरंगजेब के जजिया कर का जो विरोध किया ना वो एकमात्र शासक कौन थे, जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र शासक राज सिंह ही थे। ठीक है, जजिया कर का विरोध कर लिया। इसके अलावा औरंगजेब ने एक ऑर्डर दे दिया मूर्तियां, हिंदू मंदिरों की जो है वो मूर्तियां तोड़ने का, हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का आदेश दे दिया। तो वृंदावन से जो लोग हैं ना श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए, गोस्वामी संप्रदाय के लोग वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति उठा के लेके आए। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने तोड़ने के आदेश दे दिए थे और सेनाएं वहां चली गई थी। तो ये लेके आए राज सिंह के पास, और राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति जो वर्तमान नाथ द्वारा है वहां स्थापित करवाई। और उस गांव का जो पुराना नाम था वो याद रखना आपको, सियाड़ नाम या सिहाड़ भी कहते हैं। सिहाड़ नामक गांव में राज सिंह के द्वारा इस मूर्ति को स्थापित करवाया, और वर्तमान में इस श्रीनाथ जी के नाम से इस मूर्ति का, इस जगह का नाम पड़ गया क्या, नाथ द्वारा। तो वो किसके समय हुई थी, राज सिंह के समय ये चीज हुई थी। और अंतिम बात अपने इसमें करेंगे, एक चीज और है, इसने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कराना शुरू किया। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ करवा दी। जबकि बात क्या हो रखी थी कि चित्तौड़ दुर्ग की कोई मरम्मत नहीं करवाएगा। औरंगजेब ने एक आदमी को भेजा था, ये नाम आप याद रखना, सादुल्ला खां को। औरंगजेब ने सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह के पास पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसने कोई विरोध नहीं किया। और ये जो सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना आई थी वो दुर्ग के कंगूरे तोड़ के वापस चली गई।
खंगूरे तोड़कर वापस लौट गई। तो एक घटना ये भी है। और एक अंतिम चारुमती प्रकरण। देखिए किशनगढ़ की राजकुमारी थी, ये जो चारुमती है वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी और औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था, जबकि ये जो चारुमती थी वो राज सिंह से प्रेम करती थी, तो ये राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। इसने राज सिंह को संदेश भिजवाया कि आप से मैं विवाह करना चाहती हूँ, या तो आप कर लीजिए, नहीं तो औरंगजेब जो है वो मुझसे विवाह करने को आतुर है। राज सिंह ने, एक थे सलुम्बर के राव रतन सिंह चुंडावर थे, इनको तो भेजा औरंगजेब को रोकने के लिए। और स्वयं जो है वो चारुमती से विवाह किया। लेकिन ये भी नवविवाहित थे, तो जब ये युद्ध भूमि में जा रहे थे तो उस समय इन्होंने जो है वो अपनी पत्नी से, जो नवोड़ा पत्नी थी, उससे कोई निशानी मांगने के लिए, सेनानी मांगने के लिए जो है उन्होंने दासी को कहा। दासी अंदर गई। इनकी पत्नी का नाम था सहल कंवर, जो इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो पत्नी ने सोचा कि मेरा पति युद्ध भूमि में जा रहा है और उसको मैं याद आऊंगी, इसलिए उसने अपना सर काट के थाली में सजाकर इसको दे दिया। कहते हैं रतन सिंह वीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और इतिहास में जो सहल कंवर हाड़ी रानी है वो विश्व प्रसिद्ध हो गई थी। ये था अपना मेवाड़ का इतिहास। अपने अगले टॉपिक में अपन शुरू करेंगे मारवाड़ का इतिहास। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।